जैसे जुड़ते जाएगा वो जुड़ेगा। चलो यहाँ से तुम पढ़ो आयुषी। कहाँ से सर? यहाँ से। How did independent India respond to these challenges? To what extent did India succeed in achieving the various objectives set out by the Constitution? This entire book is an attempt to respond to these questions. The book tells the story of politics in Indian since independence so as they equip you to develop your own answers to big questions like these. In the first three chapters, we look at how the three challenges mentioned above were faced in early years after independence. In this chapter, we focus on the first challenge of nation building that occupied center stage in the year immediately after independence. We begin by looking at the events that form the context of independence. This can help us understand why the issue of national unity and security became a primary challenge at the time of independence. We shall then see how India chose to shape itself into a nation united by a shared history and common destiny. The unity had to reflect the aspirations of people across the different regions and deal with the disparities that existed among regions and different sections of people. In the next two chapters, we shall turn to the challenge of establishing a democracy and achieve Sanatya. आ रहा है। यहाँ तक हमने पढ़ा दिया था, तो इसको यहाँ तक तुम पढ़ चुकी हो शायद ना? 2024। ये दिख रहा है? क्या? हाँ सर, दिख रहा है। These three stamps. These three stamps were issued in 1950 to mark the first Republic Day on 26th January 1950. What do the images on these stamps tell you about the challenges to new republic? If you were asked to design these stamps in 1950, which सर फिर हट गया? फिर हट गया कि खत्म हो गया? नहीं, अभी था। Which images would you have chosen? खत्म हो गया ना खत्म? Yes sir. अभी देखो ये सारे पार्ट्स को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या कहता है। जैसे कहने का मतलब है कि जब भारत का ये आजाद हुआ था, तो आजादी के बाद हम लोग इस चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है पहला कि भारत के पास, हिंदुस्तान के पास ये चुनौतियों का सामना करने के लिए क्या रुख अपनाएगा। ये एक सस्पेंस इन्होंने यहाँ पे बता दिया कि भाई ये क्या कहानी होगी अब इसके आगे, ये जानना है। दूसरा है कि संविधान में तय किए गए विभिन्न लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में कहां तक इसमें सफलता मिलेगी, ये भी कोई नहीं जानता। क्योंकि ये सिर्फ एक प्रकार से ये देखो ना कि सस्पेंस स्टोरी बन चुका है कि अब भारत अकेला हो चुका है, स्वतंत्र हो चुका है, पाकिस्तान से भी अलग हो चुका है। अब यह जो है वो क्या करेगा, किस तरीके की रणनीति अपनाएगी यहाँ के लोगों को सही तरीके से खड़ा करने के लिए। क्योंकि सभी का साथ यहाँ पे, सभी का विकास भी जरूरी है। आर्थिक तौर पे चाहिए, सांप्रदायिक तौर पे चाहिए, धार्मिक तौर पे चाहिए, सभी को लेके चलना है। तो ये सारे चुनौतियों का सामना जो है अब भारत करेगा। और ये तीन चुनौतियों का जिक्र सबसे बड़ा इसमें किया गया था, जिसमें कि आजादी के बाद शुरुआती सालों में कैसे इन तीन चुनौतियों का सामना करेगा। ठीक उसी के बाद बोलता है कि आजादी के तुरंत बाद राष्ट्र निर्माण की चुनौती सबसे प्रमुख थी। और इसमें सबसे पहला अध्याय में इसीलिए इस चुनौती पर हम लोग ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि शुरुआत में इन घटनाओं की चर्चा की जाए, जैसे कि आजादी को एक कैसे एक संदर्भ प्रदान किया जाए, जिसमें कि हमें यह समझने में मदद मिले कि आजादी के साथ राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा का सवाल सबसे प्रमुख चुनौती के रूप में यहाँ पे था। अब देखो, अब जब हमारा देश आजाद हो रहा था तो सबसे पहला सवाल यही था कि क्या अब भारत जो है सबका विकास कर पाएगा, क्या भारत सभी को ख्याल रख पाएगा,
क्या भारत सभी लोगों के लिए सुख की घंटे बजा पाएगा? मतलब इस तरीके से अपने बहुत सारे सवाल, अनगिनत सवाल थे जिसका जिक्र जो है अब सिर्फ एक चीज पे फोकस किया हुआ था। और शुरुआती दौर में चूंकि भारत का पहला वर्ष स्वतंत्रता का बीत रहा था, इस तरीके से कैसे इन सारी चुनौतियों का, पहले 3 प्रमुख चुनौती थी, उसमें सबसे पहला चुनौती था राष्ट्र निर्माण की चुनौती, जिसको कि इसको हासिल करना था और लोगों को ये बताना था। और देखो भारत के पास अब ये था कि अपना वजूद भी लोगों को अब दिखाना भी है, दुनिया के सामने भी एक अच्छे तरीके से गुड फेम बना के रहना भी है। तो ये सारे तौर तरीके जो थे, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो ये कि कैसे अब आगे भारत इससे निकल पाएगा। अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास इसका इससे पहले तो स्वतंत्र रह चुका था, लेकिन अब जो है वो भारत उतना 200 वर्षों तक आजाद गुलामी रह चुका है। और उसके बाद अब भारत का अगला जो है क्या शुरुआत होगा, अगला दौर उसका क्या चलेगा। अब यहाँ पे देखो एक 3 टिकट प्रदर्शित किया गया है जो बताया गया और जो कहता है कि 26 जनवरी 1950 के अवसर पर जारी किया गया था। आप बताओ भारत में सबसे पहला 3 टिकट जो है जारी किया गया था, वो 3 टिकट कब जारी किया गया था? यहाँ पे ऑब्जेक्टिव इसका निकलेगा तो 26 जनवरी 26 जनवरी 1950, 1950। है ना। अब कहता है कि इन टिकटों पर जो छपे हुए चित्र हैं, जो फिगर है यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा होगा, इन तीनों चित्र को देखो और इसमें जो आपको नए गणतंत्र के सामने खड़ी किन किन चुनौतियों के बारे में मिलती है। तो देखो ये जो हम 3 टिकट यहाँ पे देख रहे हैं और 3 चुनौतियों, ये 3 टिकट में भी हमें चुनौतियां ही दिखाई दे रही है। फर्स्ट वाला कि क्या चैलेंज होगा, सेकंड चैलेंज क्या है एंड थर्ड चैलेंज क्या है, ये तीनों जो है चैलेंज ही है एक प्रकार से, इसमें ये मेंशन किया हुआ है ना। और देखो तीनों में लिखा हुआ है 26 जनवरी 1950, क्योंकि ये तीनों जो है एक ही डेट, गणतंत्र दिवस जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो मनाया जाता है, उसी के उपलक्ष्य में इसे जो है यहाँ पे लाया गया था। कहता है यस। 1950 में इन डाक टिकटों का डिजाइन तैयार करने के लिए कहा गया था, जो इन टिकटों पर किस तरीके के चित्र उकेरते हैं, मतलब यहाँ पे दिखते हैं। और अब इसके आगे जो है बहुत थोड़ा बहुत हेडलाइन दिया हुआ है कि किस तरीके से क्या किसने बोला, तो इसको हम लोग उतना नहीं देखेंगे। हाँ यहाँ पे देखो मोहम्मद जीना ने ऑफर किया था, वो आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं कि हमें बहुत संख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय की इन जटिलताओं को दूर करने की भावना से काम करना चाहिए। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों ही समुदायों में तरह तरह के लोग शामिल हैं। अगर मुसलमान पठान, पंजाबी, शिया और सुन्नी आदि में बटे हुए हैं, तो हिंदू भी ब्राह्मण, वैश्य, सन्नी, खन्नी, बंगाली, मद्रासी आदि समुदायों में। पाकिस्तान में आप आजाद हैं, आप अपने मंदिर में जाने के लिए आजाद हैं, आप अपनी मस्जिद में जाने के लिए, किसी भी अन्य पूजा स्थल पर जाने के लिए आजाद हैं। आपके धर्म, आपकी जाति या आपका या विश्वास से राज्य को कुछ लेना देना नहीं है। देखो ये जिन्ना का कहना था, जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था उस वक्त की घटना, उस टाइम का ये कहा हुआ है। 11 अगस्त 1947 को कराची में पाकिस्तान की संविधान सभा के अध्यक्ष ये भाषण जब दे रहा था, तब ये इन्होंने कहा था। देखो इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये सभी लोगों के लिए बोला था, लेकिन आज के डेट में इसी का देश जिसने कि ये बंटवारा किया था, इसके देश में हिंदू सही से अपना जो है जीवन यापन नहीं कर सकते। और इसके अलावा जितना भी इस्लामिक कंट्री इस तरीके से बना हुआ है, उन सभी जगह में लगभग सभी जगह हिंदू सुरक्षित है, लेकिन सबसे ज्यादा जो हिंदू है, इन लोगों के पास, इन लोगों के में हिंदू ही नहीं बल्कि सभी सभी धर्म इस तरीके के जो है यहाँ पे असुरक्षित हैं इस देश में। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे भारत में मुसलमान में पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं इस बारे पे। जब ये हो रहा था तो 15 अक्टूबर 1947 की ये बातें हैं, तो इसमें भी हम लोग प्रकाश डालते हैं, एक बार देख लेते हैं। तो इसमें कहा जाता है कि भारत में मुसलमान अल्पसंख्यकों की तादाद इतनी ज्यादा है कि वे चाहे तब भी यहाँ से नहीं जा सकते। इनका यही मानना था कि भाई भारत में इतने ज्यादा मुस्लिम हैं कि अगर वो चाह कर भी चाहेंगे कि हम यहाँ से चले जाएं तो वो भी नहीं जा सकते और नहीं जा सकते। और कहता है कि यह एक बुनियादी तथ्य है कि इस पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। मतलब यहाँ पे ये भी है कि भाई कोई भी व्यक्ति इस पे अपना जो है उंगली नहीं उठा सकता, कोई भी अपनी राय इन लोगों पे नहीं दे सकती, कोई टिप्पणी नहीं कर सकता इन लोगों पे।
अब यहाँ पे एक और बात है, यहाँ पे कही कि पाकिस्तान चाहे जितना उकसा दे, यानी उसमें क्या था भाई, भारत को तोड़ने का काम जो है वो पाकिस्तान करना चालू कर दिया था जैसे ही बंटवारा हुआ था उसी टाइम से। और वे गैर मुसलमानों को अपनापन और भय के चाहे जितने भी घूंट पीने पड़े, हमें अपने अल्पसंख्यकों के साथ सभ्यता और शालीनता के साथ पेश आना है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हमें इन नागरिकों के अधिकार देने होंगे और इनकी रक्षा करनी होगी। जबकि हमने पहले भी बोला था इस बारे में, पिछले क्लास में भी, कि जो अभी अल्पसंख्यक थे हमारे देश में, उनको विशेष आरक्षण देकर रखा गया था। उन्हें अच्छे तरीके से सम्मान जनित भेदभाव ना करने वाला भी विचार समाज उन्हें दिया गया था, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, हमारे देश में आप पूरी तरीके से स्वतंत्र है। जो जिन्ना ने बात कही थी वो हमारा देश अपना रहा है, लेकिन जिन्ना के देश में ये बातें नहीं हो रही है बच्चों। हम ऐसा करने से, अब यहाँ पे एक और बात बोलते हैं कि हम ऐसा करने में कामयाब नहीं होते, यह एक होते हैं तो यह एक नासुर बन जाएगा। और कहते हैं कि अगर हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर हम उन लोगों के लिए कुछ जगह नहीं दे पाते हैं, तो हमें यह जो है, ये जो बातें होगी वो क्या हो जाएगा, एक नासुर बन जाएगा और यह बहुत ही बड़ा बदनामी होगा। देखो भारत जो है अपनी बदनामी, मतलब ऐसा नहीं चाहता था, अपना नाम खराब नहीं करना चाहता। अपने हिसाब से जो लोकतंत्र सभी धर्मों के लिए समान बनाया गया था, हमारे संविधान, आज तक किसी जगह पे किसी ने संविधान के बारे में उंगली नहीं उठाई। इसका यही बड़ी बात है, क्योंकि बच्चों संविधान में सभी धर्मों को बराबर जिस तरीके का अधिकार मिला हुआ है, हम भारतवासी उस संविधान को अपनी पूजते हुए, उसका सम्मान रखते हुए, हम लोग कभी भी उसको तोड़ने का या फिर उस पर उंगली उठाने का काम नहीं करते हैं। यही बात है कि आज हम लोग सब दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में स्वतंत्र रूप से सही तरीके से अपने विचार रख पाते हैं और लोगों का सम्मान करते हैं, और दुनिया भी हमें एक नजर जरूर देखती है इस बारे पे। अब आगे की बात हम लोग करते हैं यहाँ पे कि पार्टीशन, दिस पॉइंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट एंड रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन है पुनर्स्थापना, विस्थापन और पुनर्वास। इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी, विभाजन के बारे में। तो इसमें देखते हैं कि इसमें कितने लोग आए हुए हैं। गुड़िया अभी पढ़ेगी अगर पढ़ना चाहती है तो। On 15 August 1947, not one but two nation-states came into the existence, India and Pakistan. This was a result of creation, the division of British India into the India and Pakistan, the doing of the border, demarcating the territory of each country marked the complication of political development that you have read about it, the history textbook. According to the two nation theory advised by the Muslims, legal Indian consisted of not but one but two people, Hindus and Muslim. This is why demanded Pakistan a separate country of Muslim for the Muslims. The Congress opposed this theory and the demand for the Pakistan, but several political development in 1940th century. The political competition between the Congress and the Muslim League and the British rule led to discuss for the creation of Pakistan. देखो अब यहाँ पे रुक जाओ बच्चा। मैं बोला यहाँ पे विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास में ये है कि 14 से 15 अगस्त में हम सभी जान चुके हैं कि देखो 14 और 15 अगस्त को, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का जन्म हुआ और 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान का हुआ। मैं भारत नहीं बोल सकता क्योंकि भारत तो पहले से ही था, है ना। और भारत से ये टुकड़े हुए दो देशों का जो निर्माण हुआ वो ये हुआ कि एक भारत बना, जिसको भारत हम लोग अभी भी बोलते हैं, वो है हमारा हिंदुस्तान के नाम से जाना जाने लगा, और एक है जो पाकिस्तान के नाम से जाना लगा। यहाँ पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान इसलिए ये क्लियर भी हो जाता है क्योंकि यह जो है वो दो धर्मों के रूप में बांटा गया था। एक था मुस्लिम कंट्रीज जिसको कि हम लोग पाकिस्तान रखे, और एक हिंदू कंट्रीज माना गया जो हिंदुस्तान था। हालांकि हिंदुस्तान ने कभी भी अपने आप को सिर्फ हिंदू नहीं माना, सिर्फ हिंदूवादी वाला देश नहीं माना। उन्होंने क्या किया,
कि वो दोनों धर्मों को, सभी धर्मों को समान रूप से अवसर दिया, सभी धर्मों को समान रूप से मानते हुए सभी को एक बराबर रूपता से इज्जत और यहाँ पे मतदान में जो होते हैं सभी धर्म के लोगों को बराबर अधिकार दिया। पाकिस्तान पूरी तरीके से मुस्लिमवादी राष्ट्र जो है अभी भी बना हुआ है, ऐसा नहीं कि वो बाद में अभी बदल गया होगा, ऐसा कुछ नहीं था, और उस समय से ही इस विचारधारा पे रहा है। अब कहता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में यह जो बटा है वो ब्रिटिश, जो पहले ब्रिटिश इंडिया था वो पाकिस्तान हिंदुस्तान के रूप में बढ़ चुका है। और यहाँ पे आगे की जो हम लोग पढ़ेंगे जिसमें कि भूभाग को रेखांकित करते हुए एक सीमा खींच दी गई। यहाँ पे अब हम लोग जो हमारा भारत का जो नक्शा होगा वो कुछ अब जो भी होगा उसका आधा पार्ट जो है उसका एक लेवल तक जो है पूरी तरीके से पाकिस्तान कंट्री में चला गया, वो पाकिस्तान हो गया। और एक जो हमारा ऊपर से जो इधर से भारत का पूरा नक्शा बना हुआ है वो अब पूरी तरीके से इंडिया बना था। और इसी बीच में एक सेक्टर इधर भी था जिसको कि इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करते हुए पाकिस्तान का एक और पाकिस्तान बना था जिसको कि हम लोग बांग्लादेश के नाम से आज जानते हैं। जिसमें कि जब भी कोई पाकिस्तानी इधर से जाना होता था, ऐसा कुछ भी करना होता था तो वो इंडियन बॉर्डर को क्रॉस करने के बाद ही बांग्लादेश वाले में जा सकते थे। जिसमें बंटवारा हुई थी उसमें बांग्लादेश का निर्माण नहीं हुआ था। बच्चों आप सभी जानते हो कि बांग्लादेश का बंटवारा कब हुआ पाकिस्तान से, बता सकते हो? बांग्लादेश का बंटवारा कब हुआ पाकिस्तान से? 1971, 1971, याद है? भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत बड़ा युद्ध हुआ था और इस युद्ध में पाकिस्तान जो है वो भारत के शरण में आ गया था और अंततः भारत ने जो कहा वो माना और उसने जो है 1971 में बांग्लादेश को अलग कर दिया था। याद आया? अब देखो इसके बाद कि यहाँ पे ये बोला कि हिंदू और मुसलमान नाम के दो कौमिक देशों, जो कि मैंने पहले ही भी बोला वो कि बढ़ चुका था। अब द्विराज सिद्धांत तथा पाकिस्तान की मांग का विरोध भी यहाँ पे हुआ था, हालांकि कांग्रेस ने किया था, लेकिन जो है 1940 के दशक में राजनीतिक मोर्चे पर कई बदलाव आए और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तथा ब्रिटिश शासन की भूमिका जैसी कई बातों पर जोर रहा। नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान की मांग जो है वो मान लिया गया। अब यहाँ पे एक चीज और मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि वो ये कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो पाकिस्तान की मांग का विरोध कर रहे थे वो देश कौन था, मतलब वो कौन सा पार्टी था, तो इसको आप बोल सकते हो उसको कांग्रेस बोलते हैं। वो कांग्रेस ही था जिसने इसका विरोध भी किया था कि द्विराज सिद्धांत यहाँ पे नहीं हो। लेकिन हाँ एक चीज था कि ये बंटवारा होने का मुख्य कारण जो है दो ही लोग थे। एक थे पाकिस्तान की तरफ से जो मोहम्मद अली जिन्ना थे और हिंदुस्तान के सब तरफ से जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उनका मानना था कि मैं यहाँ का प्रधानमंत्री बनूंगा, इस तरीके से कुछ विचारधारा मनमुटाव में चली थी कि मैं इनसे इनकी बातें नहीं मानूंगा। और अंततः यही हुई थी सबसे बड़ी कि भाई दोनों को बांट दिया जाए, दो भागों में कर दिया जाए। और इसने जब देखा कि मोहम्मद अली जिन्ना जब देखे कि जवाहरलाल नेहरू की बात सबसे ज्यादा और वो हमसे भी ज्यादा लोकप्रिय है, तो उन्होंने क्या किया कि वो मुस्लिमों से, ऐसे शुरू से ही तो ये मुस्लिम लीग का एक स्पेशली पार्टी बन चुका था, तो उसने क्या किया पूरी तरीके से मुस्लिम साथियों को ही अपने साथ जोड़ना चालू कर दिया और अपने एक तरीके से कौमिक लड़ाई बना दिया जिसमें कि वो पूरी तरीके से हिंदुओं पे बरसने लगे। और इस तरीके से ये देखने में यह माना जा रहा है कि आगे चल के ये बहुत ज्यादा खतरा उत्पन्न ना हो जाए, इस वजह से भी पाकिस्तान की मांग जो है वो मान ली गई। बच्चों अब यहाँ पे है कि विभाजन की प्रक्रिया किस तरीके से होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? Yes, sir. सर मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, थोड़ा देर के बाद मैं बात करता हूँ। आपका जो है सर्वर के प्रॉब्लम के कारण ही अभी नहीं बना है सर, वो होगा तो हम आपका कंप्लीट करके भेज देंगे। नहीं उनको बोलिए ना कि सर्वर के प्रॉब्लम के कारण है, थोड़ा सा वेट कीजिए, वो बन जाएगा तो आपको भेज दिया जाएगा। देखिए ना सर कल से ही वो सर्वर प्रॉब्लम चल रहा है, अभी तक तो वैसे ही चल रहा है।
सॉरी, अब यहाँ पे है प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, इसके बारे में है। तो हम पढ़ते हैं सर। तो पढ़ेगी, लगता है एक और आया था ना, कृष्णा वगैरह आया था। चलो तुम ही पढ़ो, ऐसे संजना आई है, संजना पढ़ो जरा, पढ़ सकती है बच्चा? संजना, चलो आयुषी तुम ही पढ़ो। Thus, it was decided that what was till then known as India would be divided into two countries, India and Pakistan. Such एक second, sir. Such a division was not only very painful but also very difficult to decide and to implement. It was decided to follow the principle of religious majorities. This basically means that area where the Muslims were in majority would make up the territory of Pakistan. The rest was to stay with India. The idea might appear simple, but it presented all kind of difficulties. First of all, there was a single belt of Muslim majorities areas in British India. There were two areas of concentration, one in the west and one in the east. There was no way these two parts could be joined. So it was decided that the new country, Pakistan, will comprise two territories, West and East Pakistan, separated by a long expanse of Indian territory. Secondly, not all Muslim majority areas wanted to be in Pakistan. Khan Abdul Ghaffar Khan, the undisputed leader of the northwestern frontier province and known as Frontier Gandhi, was was एक सेकेंड सर, खांसी हो रहा था। ओके नो प्रॉब्लम। कहाँ तक थे? हाँ, कहाँ तक करे थे? बस मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, आप देखो। His voice was simply ignored and NWFP was made to merge with Pakistan. The third problem was that two of the Muslim majority provinces of British India, Punjab and Bengal, had very large areas where the non-Muslims were in majority. Eventually, it was decided that these two provinces would be bifurcated accordingly to the religious majority at the district or even lower level. The decision could not be made by the midnight of 14-15 August. It meant that a large number of people did not know on the day of independence whether they were in India or in Pakistan. The partition of these two provinces caused the deepest trauma of partition. This was related to the fourth and the most intractable of all the sir हट गया 1 मिनट बस, खत्म हो रहा है। हाँ, all the problems of this was a problem of minorities on both बस sides of the border. हम्म, Lakhs of Hindus and Sikhs in the area that were now in Pakistan, and an equally large number of Muslims on Indian side of Punjab and Bengal, and to some extent Delhi and surrounding areas found themselves trapped. They were to discover that they were undesirable alliance in their own home, in the land where they and where they and their ancestors had lived for centuries. As soon as it became clear that the country was going to be partitioned, the minorities on both sides became easy target of attack. No one had quite anticipated
no one had quite anticipated the scale of this problem. No one had any plans for handling this. Yes. Initially, the people and politic leaders kept hoping that violence was temporary and would be controlled soon. But very soon, the violence went out of control. The minorities on both sides of the border were left with no option except to leave their homes, often at a few hours' notice. बस यहीं तक। अब यहाँ पे देखो दो आज ये भी अभी खत्म हो जाएगा विभाजन की प्रक्रिया बारे में भी। जैसा कि अब तुम्हें यहाँ पे मालूम चल गया होगा कि मैंने बताया जिस तरीके से कि हिंदू और मुस्लिम दो भागों में भारत को बांटा गया, और इसमें ये स्पेशली तुम्हें इसमें मिल गया कि दो राज सिद्धांत के जो खिलाफ थे वो थे, एकमात्र मुस्लिम में थे वो थे कि सीमांत गांधी, जिनके नाम से हम लोग यहाँ पे फ्रंटेन गांधी भी बोलते हैं, और इसी के साथ इनको खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम से भी जाना जाता है। साथ में इनको सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है। ये पचमोत्तर सीमांत प्रांत के जो है निर्विवादिता नेता थे। ये ऐसा मानते थे कि ये द्विराज सिद्धांत के पूरी तरीके से खिलाफ थे, और इन्होंने जो आवाज उठाया, आवाज की अनदेखी कर दी गई, क्योंकि पचमोत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में शामिल मान लिया गया। हालांकि ये ऐसा चाहते थे कि ये जो है ये नहीं माना जाए। और इसमें तीसरी विकट समस्या जो हमारे भारत मतलब बंटवारे में हुई थी वो ये था कि ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। ऐसे में फैसला हुआ कि इन दोनों प्रांतों में भी बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर होगा। इसमें जिले अथवा उसके निचले स्तर के प्रशासनिक हलके को आधार मान लिया जाएगा। और 14-15 अगस्त 1947 को ही मध्य रात्रि तक यह फैसला नहीं हो पाया था। इसका मतलब यह हुआ कि आजादी के दिन तक अनेक लोगों को यह पता नहीं था कि वे भारत में हैं या पाकिस्तान में हैं, और पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुई थी बच्चों। अब यहाँ पे आप जान लो कि जिस तरीके से भारत का बंटवारा हुआ और उसके बाद रातों रात जो है जो साथ में रह रहे थे, अचानक उनको मालूम चला कि वो अब इस देश के निवासी नहीं रहे, वो दूसरे देश के हो गए, वो मुस्लिम देश के हो गए, गैर देश के हो गए। इस तरीके की घटनाएं घटने के बाद बहुत बड़ी जो है मारकाट और बहुत बड़ी त्रासदी साबित घटनाएं घटने लगी थी। इसके आगे हम लोग और भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको और एक बात बता दूं कि जिस तरीके से हिंदुस्तान और पाकिस्तान बंटवारा हुआ था, उसमें सिर्फ एक ही तरीके का निर्णय लिया गया था कि भाई जो इलाके में सबसे ज्यादा मुस्लिम है उसको, जो मुस्लिम बहुसंख्यक है उसको मुस्लिम यानी कि पाकिस्तान के साइड में दे दिया जाए, और जो सबसे ज्यादा हिंदू वाले इलाके हैं वो हिंदुस्तान के साथ जोड़ दिया जाए। लेकिन यहाँ पे था कि मुसलमानों की आबादी एक इलाका पश्चिम में था, जो दूसरा इलाका पूरब में था। अब यहाँ पे देख लो कि मैंने बताया कि मुसलमानों का एक सबसे बड़ा चुनौती यही था कि भाई एक इलाका जो मुस्लिम वाला था वो पश्चिमी में था और दूसरा जो था वो पूरब में था। अब पूर्वी पश्चिमी में ये ऐसा क्या तरीका, मतलब कोई ऐसा तरीका समझ में नहीं आ रहा था, तो कहता है इन दोनों को जोड़कर एक जगह कर दिया जाए। इसे देखते हुए मतलब फैसला हुआ कि पाकिस्तान को ही इलाके में शामिल होने और पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान का नाम दे दिया गया। यानी भारतीय भूभाग का एक बड़ा विस्तार जो है अब पूरी तरीके से दो भागों में विभक्त हो चुका था, और इधर पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में हो चुका था। और सभी लोगों में बस एक ही व्यक्ति थे जो खान अब्दुल गफ्फार खान जो था वो नहीं मान रहे थे, जिनको कि हम लोग सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, और इंग्लिश में इसको हम लोग इस वाले इनका जो नाम है वो हम लोग क्या बोलते हैं, इनको फ्रंटियर गांधी या फिर खान अब्दुल गफ्फार खान, तो वो ऑलरेडी जानते। देखो यहाँ पे फ्रंटियर गांधी होगा ये वाला लाइन, ठीक है। तो अब ये जान लो कि ये क्वेश्चन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो यही बनता है, आप लोग क्वेश्चन लिख सकते हो अगर चाहो तो, कि खान अब्दुल गफ्फार खान को और किस नाम से जाना जाता है ना। इंग्लिश वाले में भी यही है कि खान अब्दुल गफ्फार खान नेम एनी अदर नेम और विच नोन एनी अदर नेम, तो उसका क्या दूसरा नाम होगा,
तो यहाँ पे होगा सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी इंग्लिश वाले में, आप इसको देख सकते हैं। इसका क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार आता ही आता है, इसको ध्यान में रखना आप लोग। Sir, repeat once more. मैं यहाँ पे बोला हूँ, खान अब्दुल गफ्फार खान को और किस नाम से जाना जाता है? इसका इंग्लिश सेक्शन क्या होगा आयुषी, बता सकते हो क्वेश्चन? फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी, ठीक है। तो क्वेश्चन ये ध्यान में रखना। हाँ, क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन ये हो सकता है कि अदर नेम ऑफ, हाँ, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ what खान is अब्दुल other, गफ्फार खान, हाँ यस। है ना? तो ये क्वेश्चन होगा, आप इसको लिख सकते हैं इंग्लिश वाले पार्ट में भी और हिंदी वाले में भी। अब पूछता ही है, ये याद रखना। हम जो तुम्हें अब यहाँ पे मेरा देखो पढ़ाने के लिए ये नहीं पता कि हम किस तरीके की पढ़ाते, लेकिन हम तुम्हें ये बात बता रहे हैं कि पूरा बुक तुम्हारे सामने हम खोल के रख रहे हैं, ना ही हम कोई बात अलग वाला बोल रहे हैं जो तुम्हें लगा के बोलेंगे कुछ ऐसा। जो भी टू दी पॉइंट है, बस यही है कि तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो तुम्हारे एग्जाम में आने वाला है, जो पूछता है, हम उसे निकाल के तुम्हारे सामने लिखवाने का काम हम तुम्हें करते हैं। अगर तुम लोग सही तरीके से पढ़ोगे तो इसका एक भी ऑब्जेक्टिव, और ये जो ऑब्जेक्टिव है ना बच्चों, बस सिर्फ तुम्हारा 12th भर नहीं काम करने वाला, पढ़ाई तो तुम पढ़े हुए ही, और ये पढ़ाई जो है तुम्हें आगे चल के जब बड़े बड़े एग्जाम आप यूपीएससी ये सब में देते हो, बीपीएससी में, तो ऐसे एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस जो होता है 12th क्लास का, 11th क्लास का, ये सारा इंपॉर्टेंट होता है बहुत ज्यादा, उसका क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं एनसीईआरटी बुक से। इसी वजह से मैंने आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ाने के लिए निर्णय लिया था, क्योंकि आप सिर्फ 12th पास करना नहीं है आपका लक्ष्य, आपका पास आगे बड़े बड़े एग्जामों को सही तरीके से पास करे, यही मेरी उम्मीद है और यही हमारी मनोकामना भी है आप लोगों के लिए। अब आगे जान लीजिए कि सीमांत, एक तो हो गया कि भाई अब जो है इन सबसे बड़ी चौथी चुनौती इसमें जो मिला वो ये था कि अबूझ कठिनाई अल्पसंख्यकों की थी, जिसमें कि सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे। जो इलाके अब पाकिस्तान में थे और वहां लाखों की संख्या में हिंदू और सिख आबादी थी। ठीक इसी तरह पंजाब और बंगाल के भारतीय भूभाग में लाखों की संख्या में मुस्लिम आबादी थी और दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में मुस्लिम की एक बड़ी आबादी थी। अब ये लोग जो है एक तरह से शासन में थे कि इन लोगों ने पाया कि हम तो अपने ही घर में विदेशी बन गए, जिस जमीन पर वे और उनके पुरखे सदियों से रह रहे थे, अब वे विदेशी बन गए। मैंने पहले बोला कि जो रात भर में अपना पड़ोसी था वो अब सुबह होते ही या फिर 12 बजे के रात के बाद ही वो विदेशी बन गया। अब ये लोगों की यही दिक्कत थी कि भाई हमारा पूर्वजों का ये जमीन, इतना जायदाद जो भी है, हमको या तो इसको छोड़ के जाना पड़ेगा और या तो फिर हमको यहीं रहना पड़ेगा। अगर हम रहते हैं तो पता नहीं हमारे साथ क्या गंजन किया जाए, क्या बात किया जाए। ये सारी जो टेंशन थी, सबसे बड़ी चौथी चुनौती यही थी, अल्पसंख्यकों की चुनौती। अब यहाँ पे था कि जिस जमीन पर वे उनके पुरखे, मैंने पहले बोला कि जिस जमीन पे या फिर जिनका जमीन जायदाद था, सारा का सारा पुरखों को या तो छोड़ के जाना पड़ेगा और या तो फिर यहाँ पे रहते तो उन लोगों का सामना करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे यही थी सबसे बड़ी समस्या। इन कठिनाइयों से उबरने के लिए किसी के पास कोई योजना भी नहीं था, कोई प्लानिंग भी नहीं था। मतलब कौन सोच सकता है 12 बजे तक तो सब एक ही था, कोई जानता नहीं कि यहाँ पे हमारा देश अब बंटवारा होगा, हम विदेशी बन जाएंगे, कोई जान नहीं रहा था। अचानक ये बंटवारा हुई थी। अब यहाँ पे था कि शुरू में लोग जो है बाघ और नेता यही मानकर चल रहे थे कि हिंसा की घटनाएं अस्थायी और जल्दी ही इनको काबू कर लिया जाएगा। मतलब ये सोच रहे थे कि छोटा मोटा घटना होगा, ज्यादा नहीं, उस पर तुरंत काबू कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा घटा नहीं। और कई बार तो ऐसा चंद घंटों में ही मोहलत में भीतर करना पड़े और कई लोगों को तो ऐसे बाहर तुरंत ही जाना पड़ गया। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। और मैं आज यहाँ पे आपको क्वेश्चन यही देने वाला हूँ कि विभाजन की प्रक्रिया में 4 प्रमुख घटनाओं का, 4 प्रमुख संकटों का जो है वो विवरण दे, है ना। आज का क्वेश्चन ये कि विभाजन की प्रक्रिया की 4 समस्या को लिखे। राइट एनी 4 प्रॉब्लम और चैलेंजेस टू पार्टीशन ऑफ प्रोसेस ऑफ पार्टीशन इंडिया, है ना। उसका पार्टीशन करने के 4 प्रोसेस को, 4 चैलेंज को, 4 प्रॉब्लम को आप लिखिए। इसको देखिए आप इसमें कितना लिख पाते हैं, क्या समझ पाए हैं, क्या नहीं। आपको यहाँ पे हमने यहाँ से यहाँ तक टोटल 4 प्रॉब्लम्स हमने बता दिए हैं। इसके अलावा मैं आपका नोट्स तैयार कर रहा हूँ और वो नोट्स आपको इलेक्शन खत्म होते ही आपको दे दिया जाएगा, क्योंकि हर तरीके से छोटा छोटा करके देने से बढ़िया मैं समझ रहा हूँ कि इसको पूरे